Welcome to Educare. Today we are going to learn what is the smallest unit of English. English की सबसे छोटी यूनिट क्या है? That is called alphabet. इंग्लिश की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं और अल्फ़ाबेट्स 26 होती हैं A to Z. इनको हम लेटर्स भी कहते हैं और हिंदी में हम इन्हें अक्षर भी कहते हैं. They are divided into two parts. One is vowels and another is consonants. Vowels होते हैं 5 A, E, I, O, U और consonants होते हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. तो ये जो है कॉन्सोनेंट्स हैं और इधर वाले वॉवल्स हैं. 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. अब हम देखेंगे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में बांटने की क्यों जरूरत पड़ी अल्फाबेट को. वो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो वॉवल्स हैं वो मात्राएं बताने का काम करते हैं. जो मात्राएं हिंदी में बताई जाती हैं वो इंग्लिश में सारा का सारा काम जो है कौन करते हैं? वॉवल्स करते हैं. ठीक है, लेट मी राइट इट हियर फॉर योर क्लैरिफिकेशन. देखो, A, E, I, O, U इज फॉर मात्रास. जो हिंदी की जो मात्राएं होती हैं वो इन वॉवल से पता लगती हैं. ठीक है, और कॉन्सोनेंट से हमें ये क, ख, ग, घ, ड़ ये सारा दिखता है ग तक. लेकिन आप देखो सबके नीचे हलंत लगा है, यानी ये हाफ साउंड है. कैसी साउंड है ये? हाफ साउंड है. हाफ साउंड है तो ये कंप्लीट कब होगी? जब इसमें हम प्लस करेंगे एक वॉवल. जब हम कोई एक वॉवल कंप्लीट करेंगे, पूरा इसको जोड़ देंगे तो ये कंप्लीट साउंड देने लगेगा. ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज करो मुझे लिखना है कैट, तो मैं क्या करूंगी? क्या मैं सी के ऊपर ऐसे मात्रा लगा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं लगा सकती, क्योंकि तो हिंदी की मात्रा है, ये लेटर इंग्लिश का है. तो मैं क्या करूंगी? सी के ऊपर ए जोड़ूंगी, कै, और फिर टी लगाऊंगी, और टी के बाद कोई वॉवल नहीं है इसलिए ट क्या रह गया? हाफ रह गया. कैट हाफ हो गया. ठीक है, ये हाफ हो गया. अब हम यहाँ पर एक नई बात सीखते हैं कि यदि मैंने इसके बाद में एक और वॉवल लगा दिया, कोई भी वॉवल मैंने इसमें लगा दिया. सपोज करो मैंने यहाँ पे कर दिया कैट की जगह ई लगाया. तो जैसे एक वॉवल था तो हमने क्या देखा? वो मुंह खोल के बोल रहा था कैट, डॉग, पैट, ऐसे, है ना. लेकिन जब ये इसको दूसरा वॉवल आया तो इसने इसको सप्रेस कर दिया, दबा दिया. 2 वॉवल्स आते हैं तो पहले वाला वॉवल सेकंड वॉवल के आने से दब जाता है और ये क्या बन गया? कैट का केट. क्या से क्या हो गया? केट. और ट पूरा भी हो गया, केट. इट इज नॉट केट, इट इज केट. ट भी पूरा हो गया. केट के बाद में अब इसके आगे हमने लगाया आर. आर के बाद फिर कोई वॉवल नहीं है तो आर जो है वो हो गया हाफ. केटर, क्योंकि इसके आगे कोई वॉवल है ही नहीं. फिर हमें लिखना है पिक. अब पिक किससे निकलेगा? प में आई साउंड जोड़ दे, पिक. फिर जब एल लिखा एक तो देखा एल तो एक अकेला है, इसके बाद फिर कोई वॉवल नहीं है तो ये हो गया पिल. फिर एक और एल लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे ए, तो क्या हो गया? केटरपिलर. आर. आर में फिर कोई वॉवल नहीं तो आर रह गया हाफ. तो क्या साउंड हो गई? केटरपिलर. अदरवाइज हम क्या बोल सकते थे? केटारा पिलरा. तो ये तो हम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे केटरपिलर. तो दिस इज हाउ द स्पेलिंग्स आर मेड. और ये रूल जो है वो 90% आपका चलता है. 90% रूल है जिसमें हम इसको ऐसे समझ सकते हैं. अब आप पूछोगे फिर 10% का क्या हुआ? 10% हमेशा किसी भी जगह पर एक्सेप्शंस रहते हैं. एक्सेप्शंस का क्या मतलब होता है? अपवाद. मतलब रूल को हट करके हम ये वर्ड्स बोलते हैं. ठीक है ना.
तो ये रूल को तोड़ते हुए जब कोई बात हम करते हैं उसे अपवाद कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया वाउल और कॉन्सोनेंट का एक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो कैसे मात्राओं का काम करते हैं। जितनी मात्राएं हैं, ये 5 मात्राएं हैं, लेकिन जो 10 वाउल हैं ये सारे के सारे इन 5 मात्राओं से प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए से अमर भी होता है, ए से एंथनी भी होता है, और BALL बॉल लिख दें तो उसको बॉल भी हो जाता है, और साउंड भी दे देता है। मतलब ए की अ, आ, ए, ओ, ये सारी साउंड निकल सकती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वॉवल के साउंड्स निकलते हैं ढेर सारे। तो अगर हमको छोटे बच्चे को इंग्लिश सिखाना है और उसको फोनेटिक्स देना है तो हम गाना गा सकते हैं। जैसे गाना है ना, ABCDEFGHIJKLMNOP LMNOPQRST UVWXYZ। तो इसको हम फोनेटिकली ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। अब क ड एफ ग ह ई ज ख लमना उप क्व र स ट अ व एक्स य ज। हम इस साउंड से भी, इन फोनेटिक साउंड से भी बच्चों को स्पेलिंग बनाने में हेल्प कर सकते हैं। ये उनको बिल्कुल बचपन में दिया जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको स्मॉलेस्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन आज दिया है। नाउ जो यूनिट्स हैं, जो सबसे छोटी यूनिट थी वो मैंने बताया आपको, स्मॉलेस्ट यूनिट अल्फाबेट होती है। अल्फाबेट से बड़ी यूनिट होती है वर्ड। तो वर्ड क्या होता है उसको हम समझेंगे कि कुछ लोग हमें कहते हैं कि कुछ लेटर्स इकट्ठे करके आपको दे देंगे भाई तो वो वर्ड हो जाएगा। हमने कुछ भी लेटर्स इकट्ठे करके डाल दिए वो वर्ड हो गए। तो ऐसा तो नहीं होता। TAC, इससे तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा। CTA कोई मीनिंग नहीं आ रहा। TCA कोई मीनिंग नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम CAT कैट लिखेंगे तो मीनिंग आएगा। ACT एक्ट लिखेंगे तो भी मीनिंग होगा उसका। तो हमने क्या देखा कि जो वर्ड है वो मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ सेंस। जो कुछ डिलीवरी दे आपको सेंस की, मीनिंग की, वही वर्ड होता है। तो हमने क्या देखा कि भाई ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब इसमें फिर एक एक्सेप्शन है। अब आप बोलोगे मैडम एक्सेप्शन तो बहुत बताते हो आप, लेकिन अब क्या करूं, होता ही है सब जगह। देखो इसमें एक्सेप्शन हम देखते हैं क्या है, रुकिए। इसमें एक्सेप्शन है वो ये है कि आई अकेला भी स्टैंड कर रहा है बिना ग्रुप के और कह रहा है मैं, ठीक है। तो ग्रुप की जरूरत नहीं है, अकेला लेटर भी कह सकता है। ऐसे ही अगर हम अ की बात करें, अगर हम इसको ए बोलेंगे तो लेटर है, अ बोलेंगे तो अ मतलब एक, अ मतलब 1, ठीक है। तो ये इसमें आएगा आपका वर्ड का। मैंने आपको क्लियर किया ये पॉइंट क्या है, ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इससे बड़ा है सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? तो भाई मैडम फिर बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे कर देंगे तो सेंटेंस हो जाएंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस होता है, ऐसा बताते हैं लोग मुझे। फिर वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स में द, मैट, कैट, इज, ऑन, ये सब मैंने इकट्ठा कर दिया। तो क्या ये मीनिंग दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा। ये तो जम्बल्ड सा बिखरा पड़ा है, इसको अरेंज करना पड़ेगा। द कैट इज ऑन द मैट, तो यानी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जब उसको प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं जिससे उसको कोई मीनिंग आने लग जाए तब वो सेंटेंस कहलाता है। अब इसमें कहेंगे द कैट इज नॉट ऑन द मैट, बिल्ली मैट पर नहीं है। तो आप कहेंगे ये क्या हुआ? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव हमने सबने बचपन में पढ़े हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव मतलब जो ना करें, है ना। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये क्या लिखा आपने, ये इस बाहर इज द कैट ऑन द मैट, फिर क्वेश्चन मार्क लग गया। तो द कैट इज ऑन द मैट में से मैंने इज को सिर्फ बाहर निकाल लिया। देखो इज द कैट ऑन द मैट, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते तो यस नो वाले आंसर इसमें बन जाते हैं।
इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसी के आगे मान लो मैंने लिखा होता वाई इज द कैट ऑन द मैट, बिल्ली मैट पर क्यों है, तो वाई मैं यहीं पर लगा देती, ऐसे ही सेंटेंस बनता है, क्वेश्चन भी ऐसे बनता है। ठीक है, वाई इज द कैट ऑन द मैट। लेकिन अगर इसी में से कोई क्वेश्चन पूछना है वेयर इज द कैट, तो ऑन द मैट इसमें आंसर, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। और अगर मुझे बिल्ली के बारे में पूछना है तो मुझे लिखना होगा हु इज ऑन द मैट, तो इसका आंसर जो है बिल्ली है उसको नहीं लिखेंगे, कैट को है, कैट को नहीं लिखेंगे तब, है ना। तो इस तरह से ये आपका क्लियर होता है पॉइंट, हु इज ऑन द मैट क्वेश्चन मार्क। नाउ देखेंगे कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ मैं इस पार्ट को थोड़ा सा आपकी फैमिली से ज्वाइन करके बताना चाहती हूँ। सपोज करो कि आप जो है आप अपना नाम अभी भूल जाएं थोड़ी देर के लिए और अपने नाम को आप अपने आप को एक सेंटेंस मानने लग जाएं। ठीक है, आपका नाम मान लो गौरी है, तो आप कहोगे कि मेरा नाम तो अब सेंटेंस है। अब पैदा हुए आप इस दुनिया में, और आप जब पैदा हुए तो दादाजी ने कहा मेरी तो पोती हुई है, नाना जी ने कहा मेरी नातिन हुई है, और मम्मी पापा ने कहा मेरी तो बेटी हुई है। लेकिन हुई तो एक बच्ची थी ना, गौरी, और तो कोई नहीं हुआ था। तो जब एक ही बच्ची हुई थी लेकिन उसके नाम कई सारे पड़ गए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि सेंटेंस के भी 3 नाम हैं जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के नाम से जाने जाते हैं। ग्रुप 1 को हमने दादाजी मान लिया, ग्रुप 2 को हमने नाना जी मान लिया, और ग्रुप 3 को हमने मम्मी पापा मान लिया। ऐसा मान के चल लो एक बार, उससे क्या होगा वो याद हो जाएंगे आपको। अब जो ग्रुप 1 है उसमें हमने देखा कि उनके 5 और पार्ट्स हैं, मतलब दादाजी के 5 पार्ट्स हैं, मतलब आपके चाचा जी जो हैं वो 5 हो गए। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, ये आपके 5 हो गए। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम देखेंगे ग्रुप 2। ग्रुप 2 नाना जी के 3 मामा होंगे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। और ग्रुप 3 में पापा हो गए सब्जेक्ट, मम्मी हो गई प्रेडिकेट। फिर आप बोलोगे ये नीचे क्या लिखा हुआ है, तो नीचे का भी हम समझ लेते हैं जल्दी से। देखो, ये जो जब हम इन चीजों को पढ़ने जाएंगे, जब हम इन्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 5 जो चाचा जी हैं इनके 5 के 2-2 बच्चे हैं। असर्टिव के 2 बच्चे हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव, यस और नो। इंटरोगेटिव के भी 2 बच्चे हैं, एक तो WH फैमिली से शुरू होता है और दूसरा शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से, डू, डज, इज, एम, आर से, राइट। और एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें ऑर्डर, और दूसरा होता है रिक्वेस्ट। एक्सक्लेमेटरी भी हमें 2 तरीके के दिखेंगे, एक तो साउंड पे या वर्ड पे ही खत्म हो जाएंगे छोटे से शॉर्ट में, और एक होंगे लॉन्ग टर्म में पूरे सेंटेंस में चलेंगे। ऑप्टेटिव जो है उसके अंदर विशेष होती हैं, तो गुड विशेष यानी आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, और इसमें आ जाएगा कर्स यानी श्राप, बद्दुआएं इसमें आ जाएंगी। दुआएं और बद्दुआएं या आशीर्वाद और श्राप, इसमें आप इसको ले सकते हैं, ब्लेसिंग्स एंड कर्स, राइट। तो इसके हम ये 10 टाइप्स को पढ़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 10 टाइप्स लिखा। देन कम्स ग्रुप 2। ग्रुप 2 में फिर मामा जी के पास चल रहे हैं, तो इनके 3 मामा हो गए, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इनके टोटल 4 बच्चे हैं। फ्रेज और फाइनाइट वर्ब मान लो इनकी बेटियां हैं, और क्लॉज और कनेक्टर मान लो इनके बेटे हैं। तो हम इन्हें जब तक नहीं पढ़ेंगे ना तब तक ये हमें क्लियर नहीं होंगे। तो हमें फ्रेज और क्लॉज जानने के बाद, फाइनाइट वर्ब जानने के बाद ही हमें ये सारे सेंटेंसेस एकदम क्लियर हो पाएंगे, हम इसमें भी आएंगे। तो आपका 1 डे लगभग इसमें लगेगा और 1 डे आपका इसमें लगेगा। ठीक है, और हर रोज मैं आपका टेस्ट लूंगी। ग्रुप 1 पढ़ाने के बाद में टेस्ट होगा, फिर ग्रुप 2 फॉलो होगा, फिर ग्रुप 2 पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में उसका टेस्ट होगा, फिर ग्रुप 3 होगा। तो ग्रुप 3 में पापा सब्जेक्ट हो गए, प्रेडिकेट हो गई मम्मी। अब यहाँ देखने वाली बात है कि ये इनके 4 बच्चे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली है, मतलब इसमें काफी टाइम हमें लगेगा। जब हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी इसमें आएंगे। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच निकलेंगे। फिर हम डिटरमाइनर्स पे आएंगे। डिटरमाइनर में हमें देखेंगे 5 होंगे। 5 कौन कौन से होंगे? आर्टिकल आ जाएंगे इसमें,
और डेमोन्स्ट्रेटिव आ जाएगा, न्यूमरल आ जाएंगे, क्वांटिफायर्स आएगा, पजेसिव्स आएंगे। इस तरह से हम 5 डिटरमाइनर्स भी पढ़ेंगे। फिर मॉडल्स आएंगे, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। नॉन फाइनाइट्स में भी जीरन, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल के बारे में हम जानेंगे। ये वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ये भी 1 डे का है और ये पार्ट भी 1 डे का है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा लंबा चलेगा और क्लैरिटी आती जाएगी। तब उसके बाद में जब आप टेंस पढ़ोगे ना, तो टेंस बहुत कम समय का रह जाएगा, और जिसको टेंस आ जाता है फिर उसको वॉइस और नरेशंस बहुत बढ़िया से समझ में आ जाते हैं, हाई क्लास ग्रामर भी आ जाती है। लेकिन अभी हमारा जो कोर्स है बिगनर वाला, उसमें टेंस तक की हमारी ग्रामर है और उसके बाद में सारा स्पीकिंग का पार्ट है। और जो इससे ऊपर के कोर्सेज होते हैं उनमें वॉइस और नरेशंस आते हैं प्री इंटरमीडिएट में। ठीक है।